पिछले पार्ट में हम बात कर रहे थे कोलाइडों के वर्गीकरण के बारे में। कोलाइडों का जो वर्गीकरण किया गया है 3 आधार पर किया गया है। आधार कौन कौन से थे उनकी अगर हम बात करें तो पहला आधार आता है परिक्षिप्त प्रावस्था, व परिक्षेपण माध्यम। की भौतिक अवस्था के आधार पर दूसरा जो आता है वो परिक्षिप्त प्रावस्था, व परिक्षेपण माध्यम। के मध्य आकर्षण या अन्योन क्रिया बोल सकते हैं या बंधुता बोल सकते हैं। आकर्षण या अन्योन क्रिया के आधार पर या बंधुता के आधार पर बोल सकते हैं। तीसरा जो वर्गीकरण किया गया है वो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर। अब इनमें अगर हम बात करें कोलाइडों का जो वर्गीकरण किया गया है 3 भागों में किया गया है। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम हम जानते हैं भाई, पीछे हमने पढ़ा है कि कोलाइडी जो विलयन है उनकी 2 प्रावस्थाएं होती हैं। कोलाइडी जो विलयन बनता है किस प्रकार से बनता है, कोलाइडी विलयन का निर्माण किसके द्वारा होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था होती है और दूसरा क्या होता है परिक्षेपण माध्यम। इनके बारे में पीछे वाले पार्टों में हम चर्चा कर चुके हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। तो कोलाइडी जो विलयन बनता है, विलयन में इसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है और इसकी मात्रा क्या होती है, अधिक मात्रा होती है। तो इन दोनों के परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर ही जो कोलाइडी विलयन है उनको 2 भागों में बांटा। कौन कौन से, सॉरी 3 भागों में। एक तो है भाई परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर, इसको हम पढ़ चुके हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर भी ठोस में ठोस मिलाते हैं, यानी कि हमने लिया था परिक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस ली, परिक्षेपण माध्यम भी क्या लिया था, ठोस लेते हैं। तो किस प्रकार का सॉल्यूशन बनता है, एक सारणी बनाई थी, 8 प्रकार के वर्गीकरण किए थे, उसको पढ़ चुके हैं पहले को। दूसरे की अगर हम बात करें तो परिक्षिप्त प्रावस्था में परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण या अन्योन क्रिया के आधार पर अगर हम बात करें तो इस आधार पर जो कोलाइडी विलयन है उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं, तो पहला भी हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं दूसरा। परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण या अन्योन क्रिया के आधार पर, या फिर बोल सकते हैं कि भाई परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण या बंधुता के आधार पर जो कोलाइडी विलयन बांटे गए हैं वो बांटे गए 2 प्रकार के। एक तो है द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन और दूसरा है हमारे पास में द्रव विरोधी। परिभाषा पिछले पार्ट में पढ़ी थी, इनकी थोड़ी थोड़ी वापस से रिपीट कर देता हूं। दो प्रकार के हैं, किसके आधार पर, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण या अन्योन क्रिया के आधार पर। तो इसकी अगर हम बात करें कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन किसे कहेंगे, द्रव स्नेही कोलाइड किसे कहेंगे। द्रव स्नेही कोलाइड की अगर हम बात करें तो वह कोलाइडी विलयन या वह कोलाइडी पदार्थ जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य में
नाम से स्पष्ट हो रहा है इसने आकर्षण पाया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहते हैं। उसके बाद में जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है, ये तो हो गई परिभाषा। भाई कोलाइडी विलयन है, भाई परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य में क्या पाया जाए? आकर्षण पाया जाए, तो वो कोलाइडी विलयन कैसा कहलाएगा? द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहलाएगा। उसके बाद में जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है, इनको बना कैसे सकते हैं? तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को डायरेक्ट ही मिला करके, यानी कि बिना किसी अतिरिक्त रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ही इसे सीधे ही सरल तरीके से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। द्रव स्नेही जो कोलाइडी विलयन है, इनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। उसके बाद में द्रव स्नेही कोलाइडी जो विलयन है, इनका यदि एक बार क्या हो जाए? स्कंदन हो जाए, यानी कि जम जाए, अवसादन हो जाए, तो इसको वापस से पुनः भी क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है। यानी कि ये स्थायी प्रकृति के होते हैं। दूसरी अगर हम बात करें, उत्क्रमणीय प्रकृति होती है। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है, इनकी प्रकृति कैसी होती है? उत्क्रमणीय प्रकृति होती है। उत्क्रमणीय प्रकृति से मतलब है कि एक बार ये कोलाइडी विलयन यदि इनका जम जाता है, स्कंदन हो जाता है, तो वापस से भी इसको कोलाइडी अवस्था में लाया जा सकता है। उसके बाद में इनका जो अपघटन है शीघ्रता से नहीं होता है, यानी कि स्कंदन की बात करें, आसानी से इनका स्कंदन नहीं होता है। इनका स्कंदन करवाने के लिए इनमें वैद्युत अपघट्य डालना पड़ता है। यानी कि जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है, इनको स्कंदित कराने के लिए वैद्युत अपघट्यों की आवश्यकता पड़ती है। उत्क्रमणीय होती है प्रकृति, यानी कि स्कंदन होने के बाद में वापस से इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो एग्जाम्पल है हमारे पास में स्टार्च है, जिलेटिन है, प्रोटीन सोल है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, स्टार्च, जिलेटिन, प्रोटीन सोल, ये किसके उदाहरण हैं? द्रव स्नेही कोलाइड के उदाहरण हैं। तो उम्मीद है द्रव स्नेही कोलाइड समझ में आ गया होगा। उसके बाद में इन दोनों में अंतर पढ़ेंगे, तो अंतर में और चीजें क्लियर हो जाएगी। अब द्रव विरोधी कोलाइड की बात करें, द्रव विरोधी कोलाइड आता है सेकंड, किसके आधार पर? आकर्षण के आधार पर। तो द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहेंगे? कि भाई जब परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण के स्थान पर क्या हो? प्रतिकर्षण बल हो। मध्य प्रतिकर्षण हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य में क्या पाया जाए? प्रतिकर्षण पाया जाए, आकर्षण नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। द्रव विरोधी जो कोलाइड है, इनको हम आसानी से बना नहीं सकते। इनको बनाने के लिए अप्रत्यक्ष विधियों का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि रासायनिक विधियों के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। रासायनिक जो अभिक्रियाएं होंगी, रासायनिक विधियों के द्वारा ही जो द्रव विरोधी कोलाइड है, इनका निर्माण कर सकते हैं। आसानी से इसका निर्माण नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें प्रकृति की, तो ये कैसे होते हैं? अस्थायी प्रकृति के होते हैं, यानी कि स्थायी नहीं होते हैं। ये क्या हो जाते हैं? आसानी से स्कंदित हो जाते हैं, यानी कि आसानी से ये जम जाते हैं। स्कंदित यानी कि अपघटित हो जाते हैं। प्रकृति की बात करें, तो इसकी जो प्रकृति होती है कैसी? अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। यानी कि यदि एक बार ये स्कंदित हो गए, तो इनको वापस से दोबारा से कोलाइडी अवस्था में लाया नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल की बात करें, धातु सल्फर है, अधातुओं के कोलाइड है। एग्जाम्पल क्या होंगे? धातु सल्फर, अधातुओं के कोलाइड, ये सारे किसके उदाहरण हैं? द्रव विरोधी
कोलाइड के। तो उम्मीद है जो परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम है इसके मध्य आकर्षण के आधार पर दो प्रकार पढ़े, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। इसके बाद में हम बात करते हैं द्रव स्नेही कोलाइड व द्रव विरोधी कोलाइड में तुलनात्मक अध्ययन, कि भाई क्या क्या इनमें अंतर हैं, उन अंतरों की बात करते हैं। तो इनको आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए, द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर की बात करें, दो पार्ट बना लेते हैं। एक साइड में द्रव स्नेही कोलाइड या दूसरा द्रव रागी भी बोलते हैं, दूसरा होता है द्रव विरोधी या द्रव विरागी। क्रम संख्या गुणों के आधार पर करेंगे अंतर। द्रव स्नेही या द्रव स्नेही की बात करें, द्रव स्नेही का दूसरा नाम है द्रव रागी भी बोलते हैं या द्रव रागी। और जो दूसरा आता है द्रव विरोधी या द्रव विरागी। अंतर की बात करें, पहला अंतर आता है नंबर 1, निर्माण की विधि। निर्माण की विधि की अगर हम बात करें तो द्रव स्नेही या द्रव रागी जो कोलाइडी विलयन है इसको आसानी से यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को आपस में मिला करके क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। यानी कि इसको परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम को सीधे ही मिलाकर बना सकते हैं। यानी कि इनको आसानी से बगैर कोई रासायनिक विधि के द्वारा इनका निर्माण किया जा सकता है। द्रव विरोधी या द्रव विरागी की बात करें तो इनको हम केवल विशिष्ट विधियों के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। केवल विशिष्ट विधियों द्वारा ही बना सकते हैं। पहला अंतर समझ में आ गया होगा भी, जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है इनको आसानी से बना सकते हैं, द्रव विरोधी को केवल विशिष्ट विधियों के द्वारा ही बना सकते हैं। उसके बाद में नंबर 2 पॉइंट आता है प्रकृति की बात करें तो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन हमने अभी पढ़ा है कि भाई एक बार स्कंदित होने के बाद में वापस से परिक्षिप्त प्रावस्था को विलयन में घोल करके यानी कि जो परिक्षेपण माध्यम है उसमें घोल करके दोबारा से कोलाइडी विलयन प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रकृति कैसी होगी इसकी, उत्क्रमणीय प्रकृति होगी, यानी कि अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक। इसको यदि ये एक बार स्कंदित हो जाता है तो वापस से कोलाइडी अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, अनुत्क्रमणीय प्रकृति होगी। द्रव विरोधी की प्रकृति कैसी हुई, अनुत्क्रमणीय प्रकृति हो गई। तीसरे पॉइंट की बात करें दृश्यता की। दृश्यता द्रव स्नेही या द्रव विरोधी द्रव रागी जो कोलाइडी विलयन है इसको हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है, अति सूक्ष्मदर्शी है,
उसके द्वारा भी आसानी से नहीं देख सकते हैं। तो इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा भी आसानी से नहीं देख सकते हैं। द्रव्य स्नेही जो कोलाइडी विलयन है उनको हम अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी आसानी से नहीं देख सकते हैं, और जो द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलाइडी विलयन है इसको हम आसानी से देख सकते हैं। यानी कि जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है द्वारा आसानी से देख सकते हैं। तीन पॉइंट समझ में आ गए। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें स्थायित्व की, द्रव स्नेही जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो स्वतः ही कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं, और द्रव विरोधी जो कोलाइडी विलयन होते हैं रासायनिक विधियों के द्वारा बनते हैं। तो इनको स्थायित्व प्रदान करने के लिए इनमें स्थायी कारक मिलाया जाता है। तो द्रव स्नेही जो कोलाइडी विलयन है ये कैसे हैं, स्वतः स्थायी होते हैं। यानी कि इनको स्थायी करने के लिए कोई भी स्थायी कारक नहीं मिलाते हैं कि जो इनको लंबे समय तक स्थायी रख सके। द्रव विरोधी जो कोलाइडी विलयन है इन्हें स्थायी करने के लिए स्थायी कारक मिलाना पड़ता है, अर्थात ये कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। स्थायित्व की बात करें ये स्थायी हो गए, और इन्हें स्थायी करने के लिए स्थायी कारकों की आवश्यकता पड़ती है। पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करें वैद्युत अपघट्य की क्रिया के बारे में, वैद्युत अपघट्य की क्रिया की अगर हम बात करें तो द्रव स्नेही जो कोलाइड हैं इनमें यदि हम सूक्ष्म मात्रा में वैद्युत अपघट्य डालते हैं तो ये आसानी से स्कंदित नहीं होते हैं, और जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा में ही क्या हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। तो द्रव स्नेही क्या होगा, वैद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा द्वारा ही स्कंदित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। यानी कि ये क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। और द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा में क्या हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। ये वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा में ही स्कंदित हो जाते हैं। थोड़ी सी मात्रा डालने पर ही क्या हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं, उसके द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। थोड़ी सी मात्रा में वैद्युत अपघट्य डाला, इनका क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। अवशोषण होने के बाद में तुरंत क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। उसके बाद में स्कंदित या फिर अवक्षेपित भी बोल सकते हैं इसको, अवक्षेपण जम जाता है। तो ये थे 5 पॉइंट। छठे पॉइंट की बात करें
तो छठा पॉइंट आता है हमारे पास में टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है? टिंडल प्रभाव के बारे में कोलाइडों के गुणों में पढ़ेंगे हम। वैसे बता देता हूँ कि भाई टिंडल नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने क्या किया कि भाई जो कोलाइडी विलयन है, वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन, इनको अंधेरे बंद युक्त कमरे में रखा और उसमें कोई प्रकाश पुंज प्रवाहित किया। प्रकाश पुंज प्रवाहित करने पर क्या देखा उन्होंने? भाई जो वास्तविक विलयन है उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, निलंबन में भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, और जो कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन के जो कण थे जो प्रकाश पुंज के मार्ग में आए वो चमकते हुए दिखाई दिए। उस परिघटना को हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने खोजा, उन्हीं के सम्मान में टिंडल प्रभाव कहा जाता है। और जो कण चमक रहे हैं, उस कणों के चमकने के पीछे का जो कारण है वो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो टिंडल प्रभाव की बात करें, द्रव स्नेही जो कोलाइड है ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं, यानी कि टिंडल प्रभाव प्रकट नहीं करते हैं। और द्रव विरोधी जो कोलाइड हैं, द्रव विरोधी कोलाइड टिंडल प्रभाव प्रकट करते हैं। ये हो गया हमारे पास में 6 पॉइंट। 7वें पॉइंट की बात करें तो 7वां पॉइंट आता है हमारे पास में जल योजन। जल योजन की अगर हम बात करें तो जो द्रव स्नेही कोलाइड है, द्रव स्नेही कोलाइड में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य में आकर्षण अधिक पाया जाता है। इस कारण ये अधिक मात्रा में क्या होते हैं? जल योजित होते हैं, यानी कि जल में अधिक मात्रा में घुलनशील होते हैं। दूसरा आता है हमारे पास में द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलाइडी विलयन। द्रव विरागी कोलाइडी विलयन की बात करें तो परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य में प्रतिकर्षण बल लगता है, इस कारण ये कम मात्रा में यानी कि जल योजित नहीं होते हैं, जल योजन नहीं होता है। तो इसकी बात करें, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण के कारण जल योजित होते हैं, यानी कि जल योजन, जल में घुलनशील होते हैं। और इनकी अगर हम बात करें, इनमें जल योजन नहीं होता है, इसमें जल योजन नहीं होता है। उसके बाद में पृष्ठ तनाव की बात करें तो पृष्ठ तनाव 7वां पॉइंट हो चुका है। इन पॉइंटों को आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। उसके बाद में 8वें पॉइंट की बात करते हैं। तो नंबर 8 पॉइंट आता है हमारे पास में पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की अगर हम बात करें तो पृष्ठ जो तनाव है परिक्षेपण माध्यम से क्या होता है? कम होता है। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है, उसमें परिक्षेपण माध्यम से कम होता है। किसमें? द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन में। और द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है, इसमें परिक्षेपण माध्यम के बराबर होता है, प्राय परिक्षेपण माध्यम के बराबर होता है। पृष्ठ तनाव समझ में आ गया? इस पे तो परिक्षेपण माध्यम से कम लगता है और इसमें परिक्षेपण माध्यम के लगभग बराबर लगता है। लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास में श्यानता की बात करें तो श्यानता बहुत अधिक होती है। 9वां पॉइंट आता है हमारे पास में
श्यानता यानी कि विस्कोसिटी तो क्या होती है, परिक्षेपण माध्यम से अधिक होती है। किसमें? द्रव स्नेही में। और द्रव विरोधी की बात करें, द्रव विरोधी में परिक्षेपण माध्यम के जो परिक्षेपण माध्यम है, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन की बात करें, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम के बराबर होती है। श्यानता आ गई होगी समझ में। श्यानता द्रव स्नेही में तो बहुत अधिक होती है परिक्षेपण माध्यम से, और द्रव विरोधी में परिक्षेपण माध्यम के बराबर होती है। तो ये था हमारे पास में वर्गीकरण, किसके आधार पर? परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के आधार पर, जो कोलाइडी परिक्षेपण माध्यम में के मध्य आकर्षण के आधार पर, या अन्योन क्रिया बोल सकते हैं, बंधुता बोल सकते हैं, उसके आधार पर जो कोलाइडी विलयन है दो भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन से? द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन और द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। उसके बाद में हमने द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन और द्रव जो स्नेही कोलाइडी विलयन है उसमें अंतर पढ़े। उम्मीद है समझ में आए होंगे। यदि किसी पार्ट में कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद में इसके जो पीछे के जितने भी वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं कि भाई ये पार्ट बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों को शेयर करें।